गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं। जैसा कि बच्चों हमें पता है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद ने पारित किया था। संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। 73वां संविधान संशोधन जो 73वां है बेटा, जो 73वां संविधान संशोधन वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, स्वशासन से जुड़ा हुआ है। तो 73वां संविधान संशोधन ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन वो शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकायों से या निकाय से जुड़ा हुआ है। तो जैसा आपको बताया, मैंने कल बताया था, 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया था। संविधान का 73वां संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकाय से जुड़ा है, जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों से है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। 1992 में इसे संसद ने पारित किया था। 1992 में संसद ने पारित किया और 1993 में 73वां और 74वां संशोधन है वो 73वां और 74वां संशोधन है वो लागू हो गया। तो 73वां और 74वां 1992 में इसे संसद ने पारित किया और 1993 में 73वां और 74वां संशोधन है वो लागू हो गया। हमने देखा कि जैसे आपको पता है स्थानीय शासन है उसे राज्य सूची में डाला गया। राज्य सूची जो विषय उनमें डाला गया है। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वो स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाए। लेकिन जैसा आपको पता है, संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संविधान संशोधन के अलोपकारी किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय है वो दिया गया। तो हमने देखा है कि जो स्थानीय शासन है उसे राज्य सूची में रखा गया है। जो स्थानीय शासन है बेटा वो राज्य सूची का विषय है, राज्य का अपना विषय। तो स्थानीय शासन, स्थानीय जो शासन है वो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। स्थानीय शासन किसका विषय है? राज्य सूची का। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह के कानून बनाए।
लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधन संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन को अपने अपने कानून के जरूरी बदलाव के लिए 1 वर्ष का समय है वो दिया गया। तो जैसा कि प्रदेशों ने इस मामले में संशोधन किया, संशोधन के इसमें स्थानीय शासन को है वो अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव, स्थानीय शासन को अपने कानून में जरूरी बदलाव कैसे किया जाए, जरूरी बदलाव कैसे हो, उसके लिए 1 वर्ष का समय है वो दिया गया। 73वां संशोधन, आइए हम जो 73वां है वो संशोधन के बारे में देखते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, जो संविधान संशोधन है उसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से, पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापित की गई है। कौन कौन सी है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन है वो किया गया है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है? जिसमें सबसे छोटी इकाई है ग्राम। गांव में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन है वो किया गया है। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज का ढांचा है वो त्रिस्तरीय, जैसे मैंने आपको बताया त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। सबसे पहले पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। सबसे निचले पायदान पर क्या आती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के दायरे में एक से अधिक गांव होते हैं जिनको मिलकर 1 या 2 गांव से मिलकर पंचायत बनती है। मध्यम स्तर पर, बीच के स्तर पर क्या होती है? मंडल, जिसे ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक या तालुका भी कहते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। इस पायदान पर कायम स्थानीय निकाय को मंडल या तालुका या पंचायत कहा जाता है। मंडल कह सकते हो, तालुका कह सकते हो, पंचायत कह सकते हो। इन्हें हम पंचायत समिति कह सकते हैं। इसे हम पंचायत समिति, मंडल या ब्लॉक कह सकते हैं। तो पंचायत समिति भी कह सकते हैं, मंडल भी कह सकते हैं और ब्लॉक भी कह सकते हैं। तो इस पायदान पर कायम जो स्थानीय शासन है के निकाय को मंडल या तालुका कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं वहां मंडल या तालुका, पंचायत यानी मध्यम स्तर के बनाने की जरूरत नहीं होती। सबसे ऊपर वाले जो पायदान सबसे ऊंचा होता है जिला परिषद। मैंने आपको बताया था जिला परिषद। इसके दायरे में पूरे जिले का ग्रामीण इलाका आता है। पूरे जिले, जैसे पूरे चूरू जिले में जो ग्रामीण इलाका है वो जिला परिषद में आता है। तो मैंने आपको बताया कि त्रिस्तरीय बनावट है पूरे देश में लागू की गई है, प्रत्येक राज्य में लागू की गई है, जिसमें सबसे निचले पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत, तालुका या मंडल या ब्लॉक भी कह सकते हो, तालुका या मंडल या ब्लॉक कह सकते हैं। और तीसरे स्तर पर, सबसे ऊपरी स्तर पर जिला परिषद आती है। इसके दायरे में पूरे जिले का, पूरे क्षेत्र, संपूर्ण जिले का काम है वो आता है। तो संविधान में 73वें संशोधन का इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो ग्राम सभा है उनके अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायत हल्के में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। तो पंचायत हल्के में मतदाता के रूप में दर्ज हर व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और फैसला
प्रदेश के कानूनों से होता है। तो ग्राम सभा की भूमिका, कार्य, उसकी शक्तियां, उनको वित्त का आवंटन ये प्रदेश सरकार करती है। प्रदेश सरकार ही ग्रामों के चुनाव करती, पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव करवाती है। तो प्रदेश का जो चुनाव आयोग है वो इनके चुनाव करवाता है। इसमें जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है उसकी भूमिका नहीं होती। चुनाव, पंचायती राज व्यवस्था में तीनों स्तरों पर चुनाव है वो सीधे जनता करती है। जो तीनों स्तर है, जो पंचायती राज व्यवस्था के जो तीनों स्तर है, पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर चुनाव है वो सीधे जनता करती है, सीधे जनता करती है, जनता उसकी भागीदारी होती है। तो पंचायती राज के जो तीनों स्तर है उस पर चुनाव है वो सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि, जो पंचायती निकाय है, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनके जो चुनाव है वो प्रति 5 वर्ष बाद में होती है। इनकी अवधि 5 वर्ष होती है। तो हर पंचायत निकाय की अवधि 5 साल होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरा पड़ने से पहले पंचायतों को भंग कर देती तो अब तो अनिवार्य है, हर राज्य के लिए अनिवार्य है, हर राज्य सरकार के लिए अनिवार्य है कि विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर उसे चुनाव करवाना अनिवार्य है। यदि राज्य सरकार है वो पंचायतों को भंग कर देती है, पंचायतों को भंग करती है, तो उसे 6 माह के भीतर पुनः 6 माह के भीतर है वो नए चुनाव कराने होंगे, नए चुनाव करवाने होंगे। उसे 6 माह के भीतर तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, समय से पहले पंचायतों को भंग कर सकती है। लेकिन यदि उसे भंग करती है तो विद इन 6 मंथ, 6 माह के भीतर 6 महीने के भीतर उसे नए चुनाव करवाने ही होंगे। राज्य सरकार है वो पंचायतों को समय पर से पहले भंग कर देती है, लेकिन उसे भंग करने से पहले सोचना होगा कि जो चुनाव है वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। तो 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचन स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुरक्षित रखने वाला एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो संविधान का जो 73वां संशोधन है उससे पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से होते थे। जो जिले के जो चुनाव होते थे, जिला परिषद के चुनाव होते थे, वो अप्रत्यक्ष होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद उन्हें तुरंत अब चुनाव कराने संबंध में कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इनके चुनाव वो नियत समय पर होंगे। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, और इनके चुनाव में जनता की सीधे भागीदारी होती है, प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, सीधे जनता है वो इन चुनावों में भाग लेती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि राज्य सरकार है पंचायतों को भंग तो कर सकती है, लेकिन उसे विधि में 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर उसे नए चुनाव करवाने ही होंगे। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, इस संशोधन के लागू होने से पहले जो जिला परिषद के चुनाव होते थे वो अप्रत्यक्ष विधि से होते थे और इनके चुनाव वो समय पर भी नहीं होते थे, लेकिन अब ये चुनाव है वो समय पर होते हैं। सभी पंचायत संस्थाओं में, सभी पंचायत निकायों, चाहे ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, चाहे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति
और जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं वो नियत 5 साल बाद में होती हैं, और इसमें 1/3 एक तिहाई जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। केवल उन पर महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। उनमें से 1/3 जो सीटें हैं वो चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, उसमें 1/3 सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। 1/3 सीट रिजर्व फॉर द वुमेन। सभी पंचायत संस्थाओं में, सभी पंचायत निकायों में 1/3 सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों ही स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उसके जनसंख्या के अनुपात में दी गई है। यदि प्रदेश में सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीटें आरक्षण दे सकती है। यदि वहां की राज्य सरकार समझे कि ओबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व करनी है तो वो ओबीसी के लिए भी सीटें है वो रिजर्व कर सकती है। तो सभी पंचायत संस्थाओं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद, उनके चुनाव है नियत 5 साल से होने आवश्यक है। यदि 5 साल से पूर्व पंचायत और निकायों को भंग कर दिया जाता है, जिसे हम ग्रामीण स्थानीय शासन कहते हैं, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, यदि इन्हें समय से पहले भंग कर दिया जाता है तो राज्य सरकार का यह दायित्व है कि विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर उसके नए चुनाव है वो करवाए जाने आवश्यक है, उसके नए चुनाव होने आवश्यक है, उसके नए चुनाव जरूरी है। तो यदि सरकार चाहे तो, और इसमें भी 1/3 जो सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं वो भी आरक्षित कर दी गई है। यदि राज्य सरकार को लगे कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी सीटें हैं वो आरक्षण करने की आवश्यकता है, तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीटें में आरक्षण है वो दे सकता है, सीटों में आरक्षण है उसका प्रावधान कर सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यदि राज्य सरकार समझे तो पिछड़ा वर्ग को भी सीटों में आरक्षण है दे सकती है। तो यदि राज्य सरकार समझे तो ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग को भी सीटें हैं वो में आरक्षण दे सकती है, वो भी आरक्षण दे सकती है। यदि राज्य सरकार आवश्यक समझे तो वह ओबीसी को भी, अन्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण है वो दे सकती है। यहाँ एक बात यह आवश्यक है, ये आरक्षण व्यवस्था को मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों स्तर पर अध्यक्ष पद पर भी आरक्षण है वो दिया गया है। जैसे कि नगरपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपाध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष, इसी प्रकार नगर परिषद में जो अध्यक्ष होता है और नगर निगम का जो मेयर होता है, जो चेयरमैनशिप है, वहां पर भी आरक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सामान्य श्रेणी की सीटों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया। जो सामान्य श्रेणी है, जो जनरल सीटें हैं, वहां पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सीटों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। बल्कि जो जनरल सीटें हैं उन पर भी आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि जो अनुसूचित SC और ST के लिए जो सीटें रिजर्व है उनमें भी, उन SC ST की सीटों में भी 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई, वो सीटें वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के साथ
कोई भी सीट महिला उम्मीदवार, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। कोई भी महिला सीट है, कोई भी सीट है वो महिला उम्मीदवार, कोई भी महिला उम्मीदवार है और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के साथ साथ आरक्षित भी की जा सकती है। इस तरह सरपंच के पद पर कोई भी दलित, सरपंच का चुनाव है, कोई भी दलित या आदिवासी महिला वो धारण क्यों कर भी सकती है। कोई भी जो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अन्य जो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित व्यक्ति है, वो सरपंच के पद तक पहुंच सकता है, सरपंच के पद को प्राप्त कर सकता है। तो जैसे मैंने कहा कि इसका अर्थ यह कि कोई भी सीट है वो महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। कोई भी सीट है वो महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य के साथ साथ आरक्षित भी की जा सकती है। सरपंच का पद भी कोई भी, सरपंच का जो पद है वो कोई भी दलित है, वो आदिवासी महिला धारण कर सकती है। सरपंच का पद भी कोई दलित या आदिवासी महिला है वो ग्रहण कर सकती है। सरपंच का पद है वो दलित और आदिवासी महिला है, वो SC ST का महिला है, वो धारण कर सकती है। विषयों का स्थानांतरण, ऐसे 29 विषय पहले जो राज्य सूची में थे, अब उनकी पहचान कर संविधान की 11 अनुसूची में दर्ज कर दिए गए। यानी इन विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिए गए। जो राज्य सूची के जो 29 विषय जो राज्य सूची के थे, उनकी पहचान करके संविधान की 11वीं अनुसूची में वो विषय अब उन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित या ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी उन 29 विषय जो राज्य सूची में थे, अब जो पंचायती राज संस्थाएं वो उन पर कानून बना सकती है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध है वो स्थानीय स्तर पर होने वाली, इनका जो 29 विषय है, इनमें से अधिकांश जो विषय हैं वो अधिकांश विषय वो स्थानीय विकास और लोक कल्याण कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो जो अधिकांश विषय है वो स्थानीय विकास और कल्याणकारी कार्यों से जुड़े हैं। तो इन कार्यों का वास्तविक स्थानांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। तो इन कार्यों का वास्तविक स्थानांतरण है वो प्रदेश के कानून पर निर्भर करता है कि इन विषयों को कैसे स्थानांतरित किया जाए। तो इन विषयों का वास्तविक स्थानांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर करता है। इन 29 विषयों में से कितने स्थानीय निकायों के हवाले करने, ये फैसला राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को करना होता है कि इन 29 विषयों में से जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत कितने विषय हैं वो स्थानीय सरकारों को सौंपने, कितने विषय हैं वो स्थानीय सरकारों को देने हैं या स्थानांतरित करने। तो ये राज्य सरकार का क्षेत्र है, ये राज्य सरकार है, इस पर विचार कर सकती है कि जो इन राज्य सूची जो 29 विषय जो इन स्थानीय सरकारों को सौंपे गए हैं, इन 29 विषयों में से कितने विषय वो स्थानीय सरकारों को सौंपने, कितने विषय वो स्थानीय निकायों के हवाले करने हैं। तो विषयों का स्थानांतरण जैसे मैंने आपको बताया है कि 29 विषय ऐसे हैं, 29 सब्जेक्ट, 29 विषय 11वीं अनुसूची के तहत, 11वीं अनुसूची के तहत इन्हें पंचायती संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया। इन्हें पंचायती संस्थाओं के अधीन किया गया है। पंचायती संस्थाओं को अधीन किया गया, लेकिन यह जो विषय अधिकांश है वो विकास, स्थानीय विकास का जो स्थानीय स्तर है, स्थानीय विकास है, विकास का जो स्थानीय स्तर है, या फिर लोक कल्याणकारी कार्यों से जुड़ा हुआ है, लोक कल्याणकारी कार्यों से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची के तहत ये जो 29 विषय जो पहले राज्य सूची के थे बच्चों, इन राज्य सूची के विषयों को अब इन स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकांश मामले में जो विषय उनका संबंध है वो स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण से है। तो इन कार्यक्रमों का वास्तविक स्थानांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर करता है। प्रदेश की सरकार ये निश्चित करती है कि इन 29 विषयों में से कितने विषय वो स्थानीय इकाइयों को, कितने विषय वो स्थानीय निकायों को सौंपनी है। तो ऐसे 29 विषय जो राज्य सूची में थे अब उन्हें 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिया गया है।
इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित किया गया है। इन पर कानून बनाने का अधिकार है वो स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को है। ये प्रदेश सरकार पर निर्भर है कि इन 29 विषयों में से कितने विषय वो स्थानीय निकायों के हवाले करने हैं। बेटा ये मैंने आपको 73वें संशोधन के बारे में बताया, इसको लिखना है। इसको आपको जैसे मैंने लिखा वैसे आपको लिखना है, अंडरलाइन करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क के रूप में करना है, फेयर कॉपी में करना है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।